शेख का व्यापार। शेख चिल्ली का मन अब मेहनत मजदूरी या नौकरी में नहीं लगता था। इसलिए अब उन्होंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। व्यापार के लिए पैसे चाहिए थे। पैसा पास नहीं था। जो कमाया था अम्मी को दे दिया था और अम्मी अब एक पैसा देने वाली नहीं थी। शेख की समझ में आया कि कपड़े का ही व्यापार क्यों न करें। कपड़े की आजकल बड़ी मांग है। कपड़े के व्यापार का अनुभव तब होगा जब पहले ऐसे जगह नौकरी करेंगे। जब तक किसी व्यापार का अनुभव न हो उसे करने से कोई लाभ नहीं। कपड़े की दुकान पर नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। तो सोचा दिल्ली शहर ठीक रहेगा। शेख चिल्ली एक बार फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर उन्होंने एक कपड़े की दुकान पर नौकरी कर ली। दुकानदार ने उन्हें दुकान पर न रखकर बाहर ले जाकर थान बेचने का आदेश दे दिया। वे थान लेकर बोले, भाव क्या होगा? अरे बेच देना, 2 पैसे ऊपर 2 पैसे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके मुताबिक ही बेचूंगा। शेख जी थान लेकर एक फुटपाथ पर आकर बेचने लगे। जो ग्राहक भाव पूछता वे कहते, अरे दे देना, 2 पैसे ऊपर 2 पैसे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी सुनता हंसता और चला जाता। अचानक एक चालाक युवक वहां आ पहुंचा। उसे भी भाव पूछने पर जब 2 पैसे ऊपर या 2 पैसे नीचे उत्तर मिला तो उस चालाक व्यक्ति ने 2 पैसे थान के ऊपर और 2 पैसे थान के नीचे रख दिए और थान लेकर चल दिया। सारा दिन बैठने के कारण शेख जी को भूख लगाई थी। उन्होंने बिक्री के 4 पैसों से रोटी खरीदी और खाने के लिए बैठे ही थे कि एक कुत्ता रोटी झपटकर भाग गया। शेख जब मालिक के पास गया तो मालिक ने पूछा, थान बिका या नहीं? बिक गया साहब। शाबाश, लाओ पैसे। वो पैसे तो क्या किया कमबख्त, मैंने उनसे रोटी ले ली थी। रोटी को कुत्ता ले भागा। 4 पैसे में थान बिका था। 4 पैसे? सेठ चौंका। जी हां, आपने ही तो कहा था 2 पैसे ऊपर 2 पैसे नीचे में बेच देना। एक आदमी आया, उसने 2 पैसे थान के ऊपर रखे, 2 पैसे नीचे रखे और थान ले गया। आप ही के हुक्म से इतने पैसों में थान बेचा है और कोई भाव तो आपने बताया ही नहीं था। तुम सचमुच बदमाश हो। मेरे पैसे लेकर आओ वरना खाल उधेड़ दी जाएगी। ठीक है, मैं उस कुत्ते को ढूंढ कर लाता हूं। कुत्ते से कैसे मांगोगे पैसे? ये तो मेरा काम है। जाओ जल्दी से थान के पैसे लाओ। जाता हूं। शेख चिल्ली कुत्ते की खोज में चल पड़े। खोजते खोजते उन्हें वो कुत्ता एक हलवाई की दुकान के सामने मिल गया। शेख जी ने कुत्ते को देखते ही कहा, हरामखोर, गले में पट्टा है फिर भी चोरी करता फिरता है, पत्ते भी चाटता है। जिस उल्लू के चरखे ने पट्टा डाला है उसी के पास चल। कुत्ता भाग खड़ा हुआ। शेख जी को लगा जैसे उसने उन्हें पहचान लिया है। शेख चिल्ली उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। कुत्ता भागते भागते एक विशाल कोठी में जाकर घुस गया। शेख चिल्ली उसके पीछे पीछे चला गया। कोठी सुनसान पड़ी थी। ये एक अजीब संयोग था कि घर की मालकिन स्नान घर में थी और एक अलमारी खुली पड़ी थी जिसमें जेवर और नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी। शेख चिल्ली ने सोचा, ये लोग कुत्ते के मालिक हैं, अपने कुत्ते को बांधकर नहीं रखते, उन्हें इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। उसने सजा दे डाली। नोटों की एक गड्डी उठा ली। नोटों की गड्डी उठाकर वो कोठी से निकले और लाला के पास जाकर उसे उतने ही रुपए दे दिए जितने थान के बनते थे। लाला ने अब शेख चिल्ली को कपड़ा बेचने के बारे में पूरी बात अच्छी तरह समझाई। कैसे ग्राहक से बात करनी चाहिए, कैसे ग्राहक को पटाना चाहिए, कैसे ग्राहक को भाव बताना चाहिए। आप पहले समझा देते तो इतना बखेड़ा ही नहीं होता। खैर, अब धोखा नहीं खाऊंगा। जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं कपड़े का अच्छा व्यापारी बन जाऊंगा, शेख जी ने कहा। शेख जी ने कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। वे थान सस्ते में थोक में लाते और फुटकर में बेच देते थे। शेख जी ने अपनी माँ और बीवी को भी पत्र लिखकर वहीं बुला लिया। माँ को बेटे पर विश्वास हो गया था क्योंकि माँ ने मनी ऑर्डर छुड़वाया था। अब उनकी बीवी भी मानने लगी कि उनके पति शेख को लोग अब तक मूर्ख और जाहिल समझने की भूल करते थे। वो तो न मूर्ख हैं, न जाहिल हैं और न ही निकम्मे तथा कामचोर है। अतः पत्र मिलते ही सास बहू दिल्ली आ गई। उनके आने से पहले ही शेख साहब ने एक कमरा किराए पर ढूंढ लिया था। ये बात अलग थी कि कमरा उन्हें गरीबी के गंदे मोहल्ले में मिला था। शेख का परिवार दिल्ली आ गया था, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य था कि कुत्ते के पीछे पहुंचकर
किस धनिक के यहां से शेख साहब नोटों का बंडल उठाकर लाए थे उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी और भागते हुए शेख को कोठी की मालकिन ने पहचान लिया था। एक दिन वे कपड़े लेने गए थे तो शेख को देखा तो पुलिस को खबर कर दी। शेख को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, तुमने चोरी की थी? की थी, शेख चिल्ली ने सच बोला। क्यों की थी? अपने पैसे वसूल करने थे इनके कुत्ते से। इसने सारे थाने की बिक्री के पैसे से खरीदी गई रोटी ये लेकर भाग गया था। चोरी की घटना कब हुई? जब कुत्ते ने रोटी छीनी थी उसके अगले दिन। रोटी कब छीनी थी? चोरी के पहले दिन। दिन बताओ। दिन तो दिन ही था, रात नहीं थी। कौन सा दिन था? ऐसा ही उजाला वाला दिन था। सच बताओ, वो चोरी तुम्ही ने की थी? हाँ। बस फिर क्या था? पुलिस वाले शेख चिल्ली जी को पकड़ कर ले गए। शेख जी की पत्नी और अम्मी को दुख भी हुआ और क्रोध भी आया था। मां को तो ममता भी आ रही थी, परंतु पत्नी के दिल में तूफान था। अतः वो अपने पति को चोर समझकर उससे मिलने नहीं गई, मगर मां से रुका नहीं गया था और वो चली गई थी। शाम को शेख चिल्ली अपनी मां के साथ लौट आए। वो पत्नी से बोले, तुम क्यों नहीं आई? तुम चोर हो। मैं चोर की पत्नी कहलवाने से अपनी कोई इज्जत नहीं समझती, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने चोरी क्यों की, किन हालातों में की। चोरी तो हर हालात में चोरी है। तो तुम नाराज हो? हाँ। अच्छा ठीक है, नाराज रहो, लेकिन अब जरा गर्मा गर्म खाना तो खिलाओ। अरे अब इस तरह की बातें कर रही है, इसे तो सरकार ने भी छोड़ दिया है। वो अफसर जो इसे पकड़कर ले गया था, इससे बातों में हार गया और मेरे बेटे को बेकसूर मानकर छोड़ दिया। एक तू है जो इसे अब भी चोर समझती है। बेटी, ये तेरा पति है, पति का दर्जा खुदा जैसा होता है। चोरी को मैं पाप समझती हूं और इन्होंने चोरी की है। माँ जी, जो हुआ उसे भूल जा बेटी, भूल जा। ये तो गुनाह है। कैसे भुलाऊं? ठीक है, मत भूलो। कमरे में लिखकर टांग दो कि मैं चोर हूं। बेटे, तुम दोनों पति पत्नी हो और पति पत्नी को परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना से रहना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए माँ जी, लेकिन जब तक ये चोरी के लिए माफी नहीं मांगेंगे और आइंदा चोरी न करने की कसम नहीं खा लेंगे, तब तक मैं इनसे बात करना भी गुनाह समझती हूं। अम्मी ये बेचारी गुस्से में है, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगी। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। सुन लिया बहू, सुन लिया, मेरे बेटे का दिल कितना बड़ा है, तभी तो इतनी बड़ी चोरी की है। सरकारी अफसर भी चोरी को साबित नहीं कर सके हैं और तुम इसे चोर कह रही हो। बेटी, ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। माँ जी, मेरा दिल बहुत दुखी है। अम्मा छोड़ो भी, इस बात को यहीं खत्म कर दो, शेख जी ने कहा और बात वहीं खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद शेख चिल्ली बोले, अम्मी मैं दिल्ली से बाहर कहीं जाना चाहता हूँ। कहाँ? दिल्ली से बाहर हो सका तो किसी जमींदार के यहाँ वही पुराना धंधा खेती बाड़ी करूँगा। अब्बा हुजूर के मरने के बाद ये काम छूट गया था। कब जा रहे हो? कल सुबह। ठीक है बेटे, चले जाना। और अगले दिन वो जाने के लिए तैयार हो गया। पूरी तैयारी हो गई सफर के लिए। पत्नी ने कुछ मिठाइयां तैयार कर दी थी, परंतु ये संयोग ही था कि मिठाइयों में जो मावा डाला गया था वो मोल आया था। वो खराब था और जहरीला हो गया था। उससे बने लड्डू पूरी तरह जहरीले बन गए थे। उन्हीं लड्डुओं को लेकर शेख चिल्ली चल दिए। शेख चिल्ली दूर देहातों की ओर चले जा रहे थे। दोपहर को जब भूख लगी तो उन्होंने वे लड्डू निकाले और खाने बैठ गए। अभी लड्डू खोले ही थे कि डाकू आ गए। जो भी तुम्हारे पास हो रख दो। डाकुओं ने शेख चिल्ली के सामने बंदूक तान कर कहा, मेरे पास इन लड्डुओं के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। दो दो लड्डू डाकुओं ने आपस में बांट लिए और खा गए। लड्डू खाने के बाद वे जब उठे तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। शरीर लड़खड़ाने लगा और कटे वृक्ष के समान नीचे गिर गए। डाकुओं के गिरते ही शेख चिल्ली ने उनके कान काट लिए, काटकर कपड़े में बांधकर थैले में डाल लिए। फिर शेख जी आगे बढ़ गए। तभी वहां उस स्टेट के सिपाही आ गए। दिल्ली के पास वाली उस छोटी सी स्टेट की सुल्तान थे मीर मुर्तजा और स्टेट थी फरीदाबाद। स्टेट गवर्नमेंट ने उस डाकू दल को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने पर इनाम रखा था। सैनिकों ने डाकुओं की लाश को ले जाकर सुल्तान मीर मुर्तजा को दिखलाई और इनाम मांगने लगे। तभी ये खबर शेख के कानों में पड़ गई।
वो तुरंत वहां पहुंचे। जिस समय सैनिकों को इनाम दिया जा रहा था, वो वहीं मंच पर पहुंच गए और बोले, इन डकैतों को इन्होंने नहीं मारा है महाराज, ये झूठ बोलते हैं। सुल्तान चौंके। तो किसने मारा है? सुल्तान मीर मुर्तजा ने पूछा। मैंने। तुमने? क्या बकते हो? ये सच कहता है हजूर, डकैत मैंने मारे। क्या सबूत है? मेरे पास तो सबूत है, मैं दिखाऊंगा भी। पहले आप अपने शूरवीरों से सबूत मांगकर देखिए। हाँ, ठीक कहते हो। सुल्तान मीर मुर्तजा ने अपने सैनिकों से सबूत मांगा तो वो बगले झांकने लगे। कोई सबूत होता तो दिखाते। महाराज, अगर आपके शूरवीरों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है तो ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने इन खतरनाक डाकुओं को मारा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं सबूत पेश करूं। शेख चिल्ली जी ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, इजाजत है। ये देखिए। कहते हुए शेख चिल्ली जी ने अपने थैले से डाकुओं के कान निकालकर दिखला दिए। सुल्तान मान गए कि इस बहादुर इंसान ने ही इन खतरनाक डाकुओं को मारा है। उन्होंने शेख चिल्ली को बहादुर की उपाधि और हजारों रुपए का इनाम दिया। शेख जी के ठाठ हो गए। स्टेट में सम्मान के साथ उन्हें रखा गया और सेना में भर्ती करके सैनिक टुकड़ी का सेनापति बना दिया। शेख चिल्ली अब सेनापति शेख चिल्ली बहादुर हो गए तो उन्होंने अपनी मां और पत्नी को भी फरीदाबाद बुला लिया। इसी बीच अंग्रेजों की फौज ने स्टेट पर धावा बोल दिया था। मुकाबले के लिए सुल्तान ने सबसे बहादुर लड़ाकू समझकर शेख जी को भेज दिया। शेख जी ने आदेश सुना तो उन्हें सांप सूंघ गया। वे तो युद्ध लड़ना तक नहीं जानते थे, उन्हें सेना की टुकड़ी के साथ भेज दिया गया। भेज क्या दिया गया, उन्हें युद्ध की आग में झोंक दिया गया। शेख चिल्ली जी सोचने लगे, अब कैसे लड़ा जाए। लड़ने के लिए शक्ति, स्फूर्ति और युद्ध कौशलता तो चाहिए। उन्होंने तो कभी मेढकी भी नहीं मारी थी। वे तो हत्या के नाम तक से डरते थे। फौजें आमने सामने थी। शेख जी सिपाहियों को भी लड़ने का ऑर्डर नहीं दे सके थे। इससे पहले ही दूसरी ओर से गोलियां चलने लगी। बिना कहे शेख जी के सारे सिपाही जमीन पर लेट गए। सिपाही इंतजार में थे शेख चिल्ली जी बहादुर गोलियां चलाने का आदेश दें, लेकिन शेख जी ने आदेश नहीं दिया। सिपाही लेटे रहे। अंग्रेजी फौज ने भी गोलियां चलानी बंद कर दी थी। उन्हें आश्चर्य था कि सुल्तान की फौज गोलियां क्यों नहीं चला रही। सिपाही चुपचाप क्यों पड़े हैं। वे सोचने पर विवश थे कि कहीं कोई चाल तो नहीं है। हो सकता है उनकी फौज को घेरने की चाल हो। अतः अंग्रेजी फौजों ने आगे की ओर बढ़ने की बजाय पीछे हटना शुरू कर दिया। अंग्रेजी फौजों ने जो ही पीछे हटना शुरू किया, शेख चिल्ली बहादुर का हौसला बढ़ गया और एक तरकीब भी सूझ गई। उन्होंने हुक्म जारी किया कि कोई न उठे, इसी तरह लेटे रहो, अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिलें। जब बहुत देर हो गई और तब भी वे सब लेटे ही रहे तो अंग्रेजी फौजों का कमांडर असमंजस में पड़ गया कि सुल्तान की फौज ने एक भी गोली क्यों नहीं चलाई। इसकी क्या वजह हो सकती है? अब क्या करें? अंग्रेजी कमांडर कर्तव्य विमूढ़ बन गए थे। आधे सैनिक पीछे हटकर दाएं बाएं फैल जाएं और जब अंग्रेजी फौजें इधर बढ़ें तब उन्हें अगल बगल से घेर लें, यहां तक कि पीछे की ओर भी पहुंच जाएं। शेख चिल्ली जी ने हुक्म जारी किया। ऐसा ही किया गया। पहले सारी फौज पीछे हटी, फिर आधी टुकड़ी में से कुछ दाईं और कुछ बाईं ओर चले गए। अंग्रेजी फौज ने शेख की फौज को पीछे हटते देखा तो फिर धावा बोलती हुई आगे बढ़ी। शेख ने अपने सैनिकों को लेटने का आदेश दिया। शेख के सैनिक लेट गए। अंग्रेजी फौज के सैनिक आगे बढ़ गए और तभी उन्हें पीछे से घेर लिया गया। चारों ओर से घिरने पर अंग्रेजी फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें हथियारों सहित शेख चिल्ली बहादुर गिरफ्तार करके सुल्तान के पास ले आए तो सारी स्टेट में शेख की सवारी निकाली गई, स्वागत किया गया। शेख की बहादुरी की धक जम गई। चिल्ली परिवार मजे से रहने लगा।